हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों एसएससी एमटीएस के 2021 में जो पेपर हुए थे, आप डेट देख सकते हैं 13 अक्टूबर को 2021 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था, उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एसएससी एमटीएस के और भी मैंने पेपर्स कई सारे सॉल्व कर रखे हैं। एसएससी एमटीएस 2021 वाले ही 2021 में जितने पेपर हुए थे उनमें से लगभग 8 या 10 पेपर मैंने ऑलरेडी भी सॉल्व कर रखा है, आप उन्हें भी जरूर से देखिए। और आपके लिए ये भी है कि अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वाला पेपर देने जा रहे हो, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होने वाला है, ठीक है, फेज 9 का, तो अगर आप फेज 9 वाला एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने जा रहे हो तो मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा आपको कि एमटीएस का सोल्यूशन आप जरूर से देख कर जाओ। ठीक है, इवन मैं कहूंगा कि एमटीएस की रीजनिंग को भी आप एक दो पेपर सॉल्व करके जाना, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 फेज 9 का पेपर देने जा रहे हो फरवरी में, या फिर आगे एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हो और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपको एमटीएस के लिए एमटीएस के जो वीडियोज हैं वो भी देखना जरूरी है। इवन मैं कहूंगा कि सीपीयू और सीजीएल के भी लिए भी आपको एमटीएस का पेपर सोल्यूशन देखना चाहिए। ठीक है, तो अगले जो 20 या 22 क्वेश्चन मैं ला रहा हूं वो ध्यान से आप देखिए और उनको मेरे सॉल्व करने से पहले खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ पड़ी है, इसकी कंप्लीट हिंदी इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसे सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2-4 घंटे पहले ही यूट्यूब पर पोस्ट कर देता हूं कि हाँ इस शिफ्ट का सोल्यूशन वाला वीडियो आने वाला है, तो आप उसको ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे, तब बाद में वीडियो देखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग हैं वो जरूर से लाइक और कमेंट करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। शेयर आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन शेयर शेयर किया करो। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास, पहले क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जो है वो 4356 मीटर स्क्वायर है। इसका एक चक्कर लगाना एक दूसरे वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने के बराबर है। ठीक है, तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बताओ कि कितना होगा। ठीक है, अब देखो, अगर एक वृत्ताकार पार्क में एक चक्कर लगाना, यानी कि देखो एक इसमें ये कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है ऐसे, और एक वृत्ताकार पार्क है। अब इसमें अगर आप एक चक्कर पूरे लगा देते हो तो उतना ही दूरी आपको चलना पड़ता है इस वृत्त में एक चक्कर लगाने में, यानी कि यहां भी एक चक्कर आप लगाओ और इस वर्गाकार पार्क में भी एक चक्कर लगाओ, दोनों जगह दूरी समान रहेगा। तो एक चक्कर चलना तो परिधि के बराबर होता है, परिमाप के बराबर होता है। तो आप बोलोगे कि जो वर्ग का परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप, ये एक्चुअली में वृत्त में परिधि के बराबर होगा। इंग्लिश में आप कह सकते हो कि पेरीमीटर जो स्क्वायर का होने वाला है वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं अब कि देखो भाई, पहले परिमाप निकाल लो कि वर्ग में परिमाप होगा कितना, यानी कि इसका पेरीमीटर होगा कितना। तो आप बोले कि अगर स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है तो ये ए स्क्वायर के बराबर हो गया 4, 3 और 5, 6। फिर ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 4, 3 और 5, 6 के। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले तो ये 60 और 70 के बीच का स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर है एक्चुअली में 43 और 56 किसका स्क्वायर होगा, ये 60 और 70 के बीच में आएगा। और लास्ट में 56 है तो निश्चित रूप से लास्ट में 6 ही आएगा, यानी कि ये 66 का है। और वैसे भी मैंने पेड क्लास में या फिर ऐसे यूट्यूब पर भी बता रखा है कि आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो ए की वैल्यू 66 आ गई। अब यहाँ पर देखो परिमाप क्या होता है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है ये होता है 4 इंटू साइड, तो ये 4 इंटू साइड की जगह पर 22 हो जाएगा। और परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मतलब 22/7, और रेडियस हमें मालूम नहीं। ठीक है, अब यहां से आप काटोगे तो देखो ये 22 दूना 44 से ये कट जाएगा, 22 से 22 और 2 से 2, तो आर का मान कितना आ गया 7 दूना 14, 7 और 2 भी है, ये 14 आ गया बस। तो आप हमें ये बताना है कि वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप एरिया आप इसका बता सकते हो कितना होगा इजीली। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एरर रह गया, ये 66 था ना यहाँ पर, एक मिनट, ये पूरा गलत ही हो गया फिर तो हमारा। एक्चुअली में यहाँ पर 4 गुना भुजा लिखना था तो साइड 66 आया था, तो ये 22×3 = 66, ये 3 टाइम्स कटता, और ये 2×4 ये 2 टाइम्स कटता, तो आर का मान 3×6 = 42 आता। फिर आप एरिया बता देते, यानी कि पाई आर स्क्वायर बताना था, तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर 154 होता है कब, जब त्रिज्या होती है 7, लेकिन त्रिज्या यहाँ 42 है, 7 का 6 गुना है, तो ये 7 का कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 गुना होगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4×6 = 24, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, वही आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया, बाकी आप इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पढ़ाते हैं।
देखो लास्ट तक देखना, काफी मजा आने वाला है वीडियो में। पहला क्वेश्चन देख के आप जज मत कीजिए कि वीडियो कैसा होगा, प्लीज पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि दो विक्रेता हैं 2000 के समान अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। यानी कि अपने पास दो सेलर्स हैं और दोनों 2-2 हजार में बेचते हैं अपने अपने सामान को। अब यहां पर ये कह रहा है कि फेस्टिवल के टाइम पर जो पहला डीलर है वो दो डिस्काउंट देता है, 25% का और 15% का। दूसरा जो डीलर है वो 10% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है कि जहां पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रही है उसकी कीमत कितनी है, यानी कि वहां पर कितने रुपए में सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस बताना है। देखो सबसे पहले दोनों डिस्काउंट की वैल्यू हम निकालते हैं कि कौन ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं D1 पहला डिस्काउंट, तो आप सक्सेसिव कैसे निकालते हो, ये फॉर्मूला याद होगा, A+B - AB/100, इससे निकालते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखो 25 और 15 कितना हो जाएगा अपने पास 40, और माइनस में 25 और 15 को गुना कर लो, 375/100 यानी कि 3.75। अब देखो 40 में से अगर 3 चला गया दोस्तों तो कितना बचेगा 37, उसमें से 0.75 और घटाओ तो ये 36.25 का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी डिस्काउंट की अगर बात करें तो वहां पर 10 और 30 का मिल रहा था, तो 30 और 10 40 हो गया, और प्लस ये 300 को 100 से भाग करोगे तो 3 आएगा, सॉरी माइनस होगा। तो यहां कितने का डिस्काउंट बन गया, 37% का डिस्काउंट बन गया। बात क्लियर है। तो अच्छा ये बताओ कि अब इसमें से ज्यादा फायदेमंद कौन रहेगा खरीदने वाले के लिए, यानी कि ज्यादा डिस्काउंट कहां पर मिल रहा है। तो आप बोले कि ज्यादा डिस्काउंट तो दूसरा वाला हो गया, D2 वाला, यहां पर 37 का डिस्काउंट है। तो आप सीधी भाषा में कह लो कि देखो भाई यहां पर अगर MP यानी कि मार्क प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस अगर 37 का डिस्काउंट दे देंगे तो ये 63 में बिकेगा। बात समझ रहे हो ना। तो हमें यही 63 की वैल्यू बतानी है, और आपको ये दे रखा है कि जो अंकित मूल्य है वो है 2000। तो आप बोले कि जो MP 100 है इसकी वैल्यू तो सवाल में 2000 दे रखा है, या इंटू का 20 कर दिया है, तो यहां भी हम इंटू का 20 कर देते हैं। तो 63 दूना 126 और ये जीरो, यानी कि 1260 अपना आंसर होगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों कि अ शॉपकीपर सोल्ड सम बेड शीट्स ऑफ वन वेराइटी फॉर 12,000 फॉर 20% प्रॉफिट and some bed sheets of another varieties for 10,350 rupees for 15% profit. What was his overall profit on the sale of these bed sheets? देखो भाई यहां पर हमें ओवरऑल आपसे पूछ रहा है कि पूरा पूरा कुल मिलाकर बताओ कि कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ, ठीक है। दोनों को एक साथ मिला करके, तो या तो आप एलिगेशन यूज कर लो यहां पर, ये आप काम कर सकते हैं, या सीधे सीधे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग ही निकालने, अलग अलग हम जल्दी ही कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि, ठीक है। तो हम अलग अलग ही निकाल सकते हैं कि देखो यहां पर मैं अलग अलग निकाल के दिखा देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 12,000 में। तो हम ये बोले हैं कि 20% प्रॉफिट का मतलब कि ये 120% में बेच रहा है, तो 12,000 में बेच रहा है। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि मैं CP निकाल रहा हूं कि पहला वाला खरीदा कितने का होगा। तो आप बोलोगे कि देखो यहां से यहां आने में बस एक जीरो बढ़ा है, कि 2 जीरो बढ़ा है, 2 जीरो बढ़ा है, तो ये भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। 100 पर 2 जीरो यानी कि 10,000 का ये खरीदा है। बात क्लियर है। अगर दूसरे की बात करें तो वहां 15% का प्रॉफिट था यहां पर, तो इसकी आप बोले कि भाई ये 115% का वैल्यू दे रखा है, कितना 10,350। तो यहां से भी आप 100% का वैल्यू पहले निकालो कि कितना हो रहा है। तो पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, देखो कि ये 23 से कट जाएगा, 23 बचे 115, और ये भी 23 से काट सकते हैं, तो 23 चौके 92, यानी कि बच जाएगा हमारे पास कितना, 8 और 3 11, और 23 बचे 115, फिर ये 5 नवा 45। तो एक की वैल्यू हमारे पास 90 आ गया, तो 100 की वैल्यू 9,000। तो टोटल CP कितना हुआ बताओ, खरीदा यहां पर 9,000 का और यहां पर 10,000 का, यानी कि खरीद लिया ये 19,000 का टोटल। और SP टोटल कितना है, बेच रहा है कितने का भाई, तो आप बोलेंगे 2,000 का बेच रहा है। 2,000 था, 12,000 था ना, एक 12,000 का बेचा है और एक 10,350 का बेचा है। तो ओवरऑल कितना में बेच दिया इन्होंने, तो आप बोलेंगे कि देखो पहला 12,000 का है और दूसरा है 10,350 का, तो ये हो गया 12 और 10 जोड़ लो, 22,350 का बेचा गया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया बताओ। तो आप बोलेंगे भाई कि वो 22 है, ये 19,000 है। तो अपने पास 3,350 का प्रॉफिट हो गया, 3,350 का कितने पे, 19,000 पे, और इंटू का 100। बस ये निकाल लो, तो ये 2 जीरो और एक 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएगा। 19 से डिवाइड कर लो तो ये 19 एक बार में, यार ये तो 19 एक ही बार में कटा, और एक से तो कोई ऑप्शन ही शुरू, अच्छा यार
हमसे बस यही पूछ रहा है ना, तो यही आंसर हो गया। परसेंटेज में आंसर बताना ही नहीं है, मैं परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट किए जा रहा हूँ, ये आंसर हो गया ना। फिर हमसे बस ये पूछ रहा है यहाँ पर कि देखो उसका कुल लाभ बता दो रुपए में, तो रुपए में तो उसको यही लाभ हुआ है 3350 रुपए, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर परसेंटेज में होता तो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखिए, अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो जो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इजी लगे हैं मुझे, उनको मैंने स्किप भी कर दिया है, क्योंकि बार बार अगर वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे पहले मैंने कम से कम 10 शिफ्ट्स करा दिए हैं सॉल्व एमटीएस के पेपर के, तो उनमें से जो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं नहीं लिया हूं इसमें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मैं इसमें नहीं किया हूं तो आप समझ लीजिए कि वो पहले के शिफ्ट में मैंने उस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, और वो ज्यादा इजी भी होगा, तो आप जरूर से पिछले शिफ्ट देख लें। चलो अब यहाँ पर सॉल्व करना है, तो पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर शुरू करते हैं कि यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन है, तो अगर ये इंटू करेंगे तो ये 2/1 बन जाएगा, और 2 से 1 कटेगा, 12 दूना 24, और ये कट जाएगा दोस्तों 3 चौके 12, और ये 500 के 20, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5/3 बच गया। और ये काट लो, ये 7 से 7 8 56, और ये 8 6 48। देखो ये भी 6/7 आ गया, ये भी 6/7 आ गया, तो ये वाला 6/7 और ये वाला 6/7 तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का केस हो गया। अब यहाँ एक ही बार ऑफ बचा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना 6/10 और माइनस का 7, ये हुआ। और बाहर एक यहाँ पर 6 भी रखा है, 6 माइनस ये, तो ये हो गया 6 माइनस ये कितना बच जाएगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि अंदर आ गया 1 - 7, तो ये हो गया 6 माइनस, तो माइनस का 6, यानी कि ये कितना आ गया 12। तो पहला वाला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में कक्षा X के सेक्शन ए के कुछ छात्रों को सेक्शन बी में भेज दिया गया, और इस तरह से जो सेक्शन बी में छात्रों की संख्या थी वो 12% बढ़ गई, लेकिन बाद के चरण में, यानी कि बाद के टाइम में उन सभी को वापस सेक्शन ए में बुला लिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, तो सेक्शन बी के छात्रों में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, ये बताना है। इजी है। देखो कुल मिलाकर यहाँ लैंग्वेज इधर उधर करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये अगर आप इसको एज अ परसेंटेज आप देखते हैं, अगर आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ है, तो आप इस लैंग्वेज में नहीं फंसोगे। वरना ये क्वेश्चन जितना लंबा लिखा गया है और लैंग्वेज जिस तरह से लिखा गया है, कोई भी देखकर इजिली फंस जाए। लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझने की बात करना। इसमें ये कह रहा है कि ए से कुछ छात्रों को बी में भेजा गया, फिर बी से वापस ए में बुलाया गया, जब तो बी में कितने परसेंटेज की कमी हुई होगी। तो हम ये मान के चलते हैं देखो दोस्त कि ए में शुरू में मैं ये कह देता हूं कि ए में 100 बच्चे थे, बी में भी 100 बच्चे थे, ठीक है। आप ये मत कहिए कि दोनों को इक्वल क्यों ले रहे हैं, आप कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कह रहा है कि इसमें से इनको 12 बच्चे, अच्छा मान लो इसमें किसी कोई कुछ भी बच्चे थे, उससे हमें नहीं लेना देना। चलो 100 बच्चे भी हम नहीं ले रहे हैं, आप इसको कुछ भी ले लो, इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिपेंड करेगा बेस पे, यानी कि बी में कितने बच्चे थे इस पे डिपेंड करेगा। तो आप बोल रहे हो कि बी को 12 बच्चे हम दे रहे हैं, तो अब देखो 12% देना है ना, इसीलिए मैं ए को 100 ले रहा था कि इसका 12% का मतलब 12 बच्चे देना हुआ, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो मैंने बोला कि ए में 100 थे और बी में भी कितने थे हमारे पास 100। अगर इसमें से 12% इसको दे रहे हैं, यानी कि इसको 12 दे रहे हैं, तो ये अब कितना बन गया दोस्तों, 112 बन गया। अब जो हमने 12% दिया था वो वापस ले लिया, यानी कि इससे फिर से 12 बच्चे हम इसको दे देंगे। तो अब इसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो आप बोलेंगे 12 की कमी आ रही है, कितने पे, 112 पे, और इंटू का 100, यही तो कमी होगा। अब 4 से काट लेते हैं हम, 4 से इसको काटोगे तो ये 4 दूना 8 और 4 8 32, और ये 4 तियां 12 कट जाएगा, और ये 14 7 चौके 28, और ये 25 चौके 100, 25 तियां ये 75/7 आ रहा है, यानी कि ये 10 7 70 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ये होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 10 से शुरू होने वाला यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। में अपने पास ये कह रहा है दोस्तों, 2 गर्ल्स मूव in opposite directions, one from A to B and the other from B to A, ठीक है। The girl from A reaches the destination in 12 minutes. The girl from B stops on the way for 10 minutes and reaches her destination in 25 minutes. If A's speed is 5 km per hour, then what is the speed of B? ठीक है, इजी है। देखो सबसे पहले ये बात कह रहा है कि A जो पहुंच रही है B पर, ए जब जलना शुरू कर रही है दोस्तों, तो ए यहां से बी तक जाने में कितना टाइम लगा रही है, 12 मिनट का टाइम, ठीक है। और बी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा रही है, तो आप बोलेंगे कि देखो भाई उसको टाइम तो 25 मिनट लगते हैं, लेकिन वो रास्ते में 10 मिनट के लिए रुकी है, यानी कि एक्चुअल में तो उसको 15 मिनट ही लगते हैं एक्चुअल टाइम, अगर वो नहीं रुकती, क्योंकि हमें स्पीड बताना है, ठीक है। तो हम स्पीड में
स्पीड निकालते समय उस टाइम को हम नहीं लेंगे जो वो टाइम रुकी थी, हम बस चलने वाला टाइम लेंगे। अगर वो 10 मिनट के लिए रुकी थी, इसका मतलब 25 मिनट तक, 15 मिनट तक चली है 25 मिनट में से। अब देख लो यहां से डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, आप दूरी निकालना चाहो तो आप बोलेंगे दूरी होता है दोस्तों चाल गुना समय। तो पहली वाली लड़की 5 की स्पीड से चली है कितने मिनट तक, 12 मिनट तक, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। और अगर हम स्पीड निकालें तो दूसरी वाली लड़की का स्पीड कैसे निकालेंगे, हम बोल देंगे कि देखो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो दूसरी वाले के लिए तो डिस्टेंस यही हो गया 60, और टाइम उसका कितना है तो आप बोलेंगे 15 है, तो 15 से काट दो, 15 चौके 60। अब बताओ कि क्या ये आंसर सही आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, यहां पर अभी आप गलत कर रहे हो। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, आंसर सही है, 4 ही है। अच्छा देखो, किसी को गलत लग रहा हो तो क्यों गलत लग रहा है मैं ये भी समझा देता हूं, और क्या वो सही में गलत किया है हमने या नहीं किया है। हमारा आंसर अभी 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखो, आप ये कहोगे कि इस मिनट को आपने घंटे में नहीं चेंज किया, 12 मिनट को आपने घंटा में नहीं चेंज किया, उसको मिनट में ही यूज कर लिया। तो आप एक बात समझो दोस्तों कि 12 मिनट को अगर आप घंटा में चेंज भी कर लेते तो यहां भी तो हम घंटे में चेंज कर लेते हैं, और दोनों जगह घंटा में चेंज कर रहे हैं तो दोनों जगह हमें 60 से डिवाइड करता और एक्चुअली में वो कट जाता, क्योंकि इसमें भी देखो 12 के नीचे 60 आता और यहां भी 12 15 के नीचे 60 आता, तो वो तो कट ही जाता ना, इसलिए कोई फायदा नहीं है। 4 इज द आंसर। हमने दोनों को मिनट में ही यूज कर लिया क्योंकि दोनों में ही मिनट थे, ठीक है, तो दोनों को चेंज करने पे वापस लास्ट में कैंसिल हो। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि कुलभूषण के पास जूस है, यानी कि शरबत और पानी का काउंटर है, वो एक काउंटर शुरू करता है जिसमें वो जूस बेचता है जिसमें शरबत और पानी मिला हुआ है। शुरू में उसके पास 140 लीटर दूध था जिसमें से 40% पानी था, और 30 लीटर दूध वह बेच देता है। फिर वह बराबर मात्रा में शरबत और पानी मिलाता है, और उसके बाद जो शरबत और पानी का अनुपात हो जाता है वो 3-4 का हो जाता है। तो बताना है कि कितना पानी मिला। यहाँ पर जो पहला कॉन्सेप्ट काम करेगा वो ये करेगा कि शुरू में हम बात करें कि सिरप का, या फिर चलो सिरप ही है, सिरप और वाटर का जो रेशियो था ये कितना था, यहां पर साफ शब्दों में लिखा है कि 40% पानी है, यानी कि 60% सिरप होगा और 40% क्या होगा, वाटर। अगर इनका रेशियो लेते हैं तो ये 20 से कट जाएगा और ये 3 और 2 का रेशियो बनाएगा, ठीक है, यानी कि शुरू में ये 3 और 2 के अनुपात में है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब इसमें से हम 30 लीटर बेच देंगे तो भी इनका अनुपात 3 और 2 का ही रहेगा, किसका, सिरप का और वाटर का, ठीक है। 30 लीटर अगर आप बेच देते हैं, कुछ निकाल लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मिक्सचर में से अब अगर हम कुछ मिक्सचर निकालते हैं तो निकालने के बाद भी रेशियो उनके कंपोनेंट्स का सेम रहता है, यानी कि 3 और 2 का ही रेशियो रहेगा, लेकिन टोटल वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। टोटल वैल्यू आप कहेंगे कि यहां पर 140 लीटर था लेकिन इसमें से 30 लीटर हमने बेच दिया, तो यहां पे कितने रह गए भाई टोटल, तो आप बोलेंगे 110 लीटर रह गया। तो आप बोलेंगे कि देखो 3 और 2 टोटल 5 है, जिसका मान 110 लीटर दिया है लीटर में, रेशियो में तो टोटल 5 बन रहा है लेकिन लीटर में वो 110 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 लीटर आ जाएगी, और एक की वैल्यू 22 है तो इस 3 की वैल्यू 22 तिया 66 लीटर, और इस 2 की वैल्यू 22 दूना 44 लीटर। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि देखो अब अभी के टाइम पर 66 लीटर उसमें क्या है, सिरप है, और 44 लीटर क्या है, उसमें वाटर है, लेकिन कह रहा है कि दोनों में सेम मात्रा में शरबत और पानी मिलाया जाएगा और उसके बाद रेशियो चेंज होकर 3 और 4 हो जाएगा। तो आप कह लो कि देखो भाई 66 लीटर तो हमारे पास क्या है, सिरप, और 44 लीटर है पानी। अब इसमें भी एक्स मिला दिया और इसमें भी एक्स मिला दिया, दोनों में सेम क्वांटिटी में शरबत और पानी मिलाया है, और इसके बाद इनका रेशियो 3 और 4 का बन जाना है। अब यहां से x का मान कैलकुलेट कर लो, तो ये 3x और 4x बन रहा है, तो केवल x की वैल्यू आएगी, और ये आ जाएगी अपने पास 66 गुना में 4 और माइनस का 44 गुना में 3। बोलो, एक बात तो हम कह सकते हैं ना कि आंसर अब 11 से कटेगा, क्योंकि दोनों ही 11 के मल्टीपल हैं, तो ऑप्शन जो डी है वो सही उत्तर हो गया। देखो इसमें 66 है जो 11 से कटेगा, और इसमें 44 11 से, यानी कि 11 कॉमन हो गया। अगर 11 कॉमन है तो आंसर वही होगा जो 11 से कटेगा, बस बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो पूरी तरीके से। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर यह कह रहा है कि कमल और उसकी बहनों के पास 2100 रुपए हैं। कमल और उसकी बहन दोनों के पास मिलाकर 2100 रुपए हैं। अपनी बहन से वह 300 रुपए ले लेती है, उसके बाद कमल के पास उतनी राशि होगी जितनी उसकी बहन के पास पहले थी। तो कमल और उसकी बहन के पास की आरंभिक राशियों का अनुपात बता दो। बहुत अच्छे। देखो पहली बात कि कमल और प्लस उसकी बहन, बहन के लिए हम एस लिख लेते हैं, सिस्टर, दोनों के पास टोटल 2100 रुपए की राशि है। एक और बात कह रहा है कि अपनी बहन से अगर वो 300 ले लेती है, यानी कि देखो कमल अपनी बहन से 300 ले लेगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके पास उतनी राशि हो जाएगी जितनी की उसकी बहन के पास पहले थी, यानी कि 300 रुपए देने से पहले उसकी बहन के पास जितनी थी। तो सिस्टर के पास हम मान लेते हैं कि पहले से तो एस ही राशि थी, क्योंकि हमने उसको एस मान रखा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि चलो ये एस के बराबर हो गया। एक बात समझना, मान लो हम ये कह रहे हैं कि कमल को अगर आप 300 दे रहे हैं उसकी सिस्टर से,
लेकर के, एक्चुअली में यहाँ पर प्लस आएगा, कमल को आप 300 दे रहे हैं, इसका मतलब उसकी सिस्टर का क्या हो जाएगा, 300 कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिस्टर से ही तो 300 लेकर और कमल को देना है, तो उसकी सिस्टर का 300 कम होगा और कमल का 300 बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि अभी ये जो कमल का वैल्यू आया है ना, k प्लस 300, ये सिस्टर के पास पहले जितने पैसा था उसके बराबर है। अभी तो इसके पास 300 कम हो गया है ना, तो पहले तो इसके पास s ही पैसे थे, तो हमने s के बराबर कर दिया बस। अब ये कमल की वैल्यू यहां पे रख लेते हैं ना एक बार सिस्टर, और इसको निकाल ही लेते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। देखो यहां पर कमल के सिस्टर के जगह पर मैं k प्लस 300 रख देता हूं, और ये प्लस का k ऐसे ही रह जाएगा, और इक्वल टू का कितना हो गया 2100। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी, सीधी सी बात है। 300 माइनस करोगे तो 18 और उसका आधा 900। और अगर k की पास 900 है तो उसकी बहन के पास कितना होगा भाई, बहन को हमने b नहीं लिखा था, सिस्टर लिखा था s, ठीक है। तो उसकी सिस्टर के पास कितने पैसे होंगे, 200, बात क्लियर है। लेकिन अगर 200 होगा तो उससे 300 लेके हम देंगे कैसे, 900 है तो उसके पास 1200 हुए ना, तभी तो 2100 बनेगा ना। तो इसके उसकी बहन के पास 1200 है। क्यों 1200 है, क्योंकि टोटल पैसा 2100 है, 900 कमल के पास है तो बहन के पास 1200 रुपए, और इनका रेशियो बताना है। तो देखो कमल का 900 है और उसकी बहन का है 1200, तो रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि 3 और 4 का रेशियो आएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इनका माध्य जो है वो 9 है, तो के की वैल्यू बताओ। माध्य का मतलब क्या है, एवरेज, ठीक है, इसको आप मीन भी बोल सकते हो। तो औसत एक्चुअली में दे रखा है, तो औसत का फॉर्मूला लगा लो। औसत का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, यानी कि योग बटा संख्या। तो हम सम का ही एक्चुअली में फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम अपॉन नंबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सम का फॉर्मूला का मेरा मतलब है कि सम जो होता है यानी कि योगफल, ये किसके बराबर होता है, एवरेज और इनटू के जितने नंबर्स होते हैं। तो हम यहां पर सम इनका लिख लेते हैं, सबको जोड़ लो, 11 और 11 22, और 7 कितना हो गया दोस्तों 29, और 16 हो गया 45, और गया 57, और 57 और ये 13 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 70, और 15 कितना हो गया 85, यानी कि ये 85 और प्लस आ गया। देखो ये k माइनस 2 और फिर k माइनस 1 और k माइनस 1, तो ये 3 बार k हो गया ना, 3k और माइनस का 2 और 1 3 और 1 4 माइनस का 4, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका एवरेज 9 दे रखा है और इंटू का 4, ठीक है। 4 नहीं, सॉरी, ये कितने नंबर्स हैं, इनके नंबर्स काउंट करो ना, 4 क्यों करेंगे, एक मिनट। नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं कि ये कितने नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पर 10 आएगा। तो यहां से आप बोलोगे कि 3k और माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि 3 नंबर्स का जो रेशियो है वो ये दे रखा है, मैं रेशियो और क्लियरली लिख देता हूं, ये है 4/9, रेशियो 2/3 और रेशियो 3/4। तो ये कह रहा है कि सबसे जो बड़ा है और सबसे छोटा है उनके बीच का जो गैप है वो 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ कि सबसे बड़ी संख्या किसके बराबर आएगी। देखो एक बात तो यहां पर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो सबसे बड़ी संख्या निकलने वाली है, पहले एक बार रेशियो को सिंपलीफाई कर लेते हैं फिर बात करेंगे। रेशियो को सिंपलीफाई कैसे करते हैं, 9 3 और 4 का एलसीएम ले लो और उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो सबको 36 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 से इसको देखो 4/9 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 चौके 36, ये 16 आ जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू 16 आएगी, दूसरी 3 से 12 तिया 36, 12 दूना 24 आएगा, और तीसरा 4 9 36, 9 तिया 27 आएगा। और हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यानी कि 27 का मान पूछ रहा है, तो आंसर डेफिनेटली 27 से कटेगा, ये आंसर होगा। मैंने रेशियो के कई सारे वीडियो बना रखे हैं और वहां पर बोल रखा है कि अगर पहले से आपको रेशियो मालूम है तो जिसका भी मान पूछे आप डायरेक्ट पहले उससे चेक करो कि ऑप्शन में कौन सा उससे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड होगा वो आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का गैप ले लेंगे, ठीक है, किसका, सबसे छोटे वाले का और सबसे बड़े वाले का। ये 11 के बराबर 33 हो जाएगा, तो 1 का मान 3 आ जाएगा, और 27 का मान 27 या 81 आ जाएगा, यानी कि 81 आ जाएगा, ठीक है। सवाल है अपने पास कि दो नंबर्स हैं, इनका जो सम है वो कितना है 140, उनका एलसीएम है 240 एंड एचसीएफ है 20। तो हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बताना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, देखो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कॉन्सेप्ट आपको तो यूज करना ही पड़ेगा, या फिर आप ऑप्शन से भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। अच्छा देखो इसमें लेकिन इस डेटा की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम योगफल वाले को ना यूज करें तो ही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमें ये आपने फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़ा होगा कि एचसीएफ इंटू जो को प्राइम होता है ये इक्वल टू एलसीएम के बराबर होता है।
तो हम बोले कि एचसीएफ यहाँ पर कितना है 20 और इंटू का को प्राइम एक्स और वाई हम ले लेते हैं और ये एलसीएम यानी कि 240 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप बोले कि x इंटू वाई किसके बराबर हो गया, 20 से 240 को काट लो तो ये 12 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 12 के को प्राइम क्या क्या बन सकते हैं बताओ, 3 चौके 12, 3 और 4 बन सकता है, 6 दूना 6 2 जा 12 बनेगा, लेकिन ये को प्राइम नहीं है, ये दोनों इवन नंबर्स हैं तो इसमें कॉमन नंबर है और तो कुछ नहीं बनेगा। एक 12 इंटू 1 बन रहा है, इसे भी आप को प्राइम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो एक और बात है अब कि नंबर्स कौन कौन से बनेंगे, तो आप यहां पर कहेंगे दोस्तों कि ये तो को प्राइम है, अगर एक्चुअल नंबर बताना है तो आप 20 से अब इनको मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर पहला नंबर बनेगा 20 तिया 60 और दूसरा नंबर बनेगा 20 चौके 80। इसमें पहला नंबर 20 से 12 को गुना करोगे तो 240 और ये 20 से करोगे तो 20। बताओ पहला ही आंसर है ना 60 और 80 वाला। देखो इस डेटा की भी जरूरत पड़ ही गई आखिरकार, क्योंकि हमें अब इनमें से फाइनल करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा दोनों को जोड़कर कि किसको जोड़कर 140 बन रहा है। तो 60 और 80 ही सही होंगे क्योंकि इनको जोड़ करके 140 बन जा रहा है और हमें छोटा वाला संख्या पूछा है तो 60 सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किसी दौर में 7 एथलीटों द्वारा लिया गया जो औसत टाइम है वो 2 मिनट और 10 सेकंड है। यदि विजेता दौर को 1 मिनट 40 सेकंड में पूरा कर लेता है तो अन्य एथलीटों द्वारा लिया गया औसत समय बताइए। अच्छा देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 7 लोगों का ग्रुप है, इनके लिए जो एवरेज टाइम है वो 2 मिनट 10 सेकंड है। एक को उसमें से हटा दिया जाता है, एक चला जाता है जिसका मान है 1 मिनट और 40 सेकंड, तो बाकी जो रह गए उनका एवरेज कितना होगा। तो देखो जब भी कोई जाता है तो अगर वो एवरेज के इक्वल लेकर के चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कई बार बता रखे अपनी कई वीडियो में। लेकिन अगर वो एवरेज से कम या ज्यादा लेके जाएगा तो एवरेज से फर्क पड़ेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि जो गया है, जो आदमी निकला है वो एक्चुअली में 1 मिनट 40 सेकंड लेके निकला है, लेकिन एवरेज था 2 मिनट और 10 सेकंड। तो वो उससे कितना कम लेके चला गया। देखो जितना कम लेके गया उतना आप ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा। तो ये कितना कम लेके गया, तो आप बोलेंगे देखो 2 मिनट, इसमें अगर आप 20 सेकंड और दे देते हो तो ये 2 मिनट बन जाएगा। तो 20 और 10 30 सेकंड वो कम लेके चला गया है, 30 सेकंड वो कम लेके गया, यानी कि अब 30 सेकंड इनका बढ़ेगा। जो रह गए हैं, कितने लोग रह गए हैं, तो आप बोलेंगे 7 एथलीटों में से एक एथलीट निकल गया तो 6 लोग रह गए। 6 लोगों को 30 सेकंड बढ़ाना है तो सबका बराबर बराबर बढ़ेगा, यानी कि सबका 5-5 सेकंड बढ़ेगा। 5-5 सेकंड बढ़ जाएगा तो पहले से एवरेज कितना था, तो आप बोलेंगे 2 मिनट और 10 सेकंड। अगर 5 सेकंड बढ़ जाएगा तो ये 2 मिनट और 15 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहां पर कह रहा है कि कमला के पास 3 बेलनाकार कंटेनर हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वह इन्हें अनाज से भरना चाहती है। यदि उसके अनाज के झोले में 100 केजी का अनाज है और वह तीनों कंटेनरों को 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरती है तो झोले में कितना अनाज बचेगा यदि 1 केजी अनाज 300 सेंटीमीटर क्यूब का स्थान लेता है, ठीक है। अच्छा सवाल है मेंसुरेशन। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। इसमें ये कह रहा है कि ये जो बेलनाकार बर्तन है उनकी जो त्रिज्या है दोस्तों, यानी कि जो आर का मान है वो दे रखा है 20, और जो ऊंचाई है यानी कि कितनी ऊंचाई तक भरता है वो मान लो इस ऊंचाई तक भरता है, तो उस ऊंचाई को यानी कि एच का मान दे रखा है 70 सेंटीमीटर और ये इतना सेंटीमीटर, और ये भी दे रखा है कि 3000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 केजी के बराबर है। तो पहले हम सेंटीमीटर क्यूब के में ही इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि आयतन कितना होगा। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच एक बेलन का, लेकिन ऐसे ऐसे 3 कंटेनर्स हैं तो हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना चाहिए, तो ये होगा 3 और गुणा में पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर का मतलब देखो आर 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 और एच की जगह पर 70। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 22 चौके 88, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, यानी कि 26,000 और 26,000 नहीं 2,64,000 आ गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली में तीनों बेलन को मिलाकर यानी कि तीनों कंटेनर को मिलाकर उसमें इतना जगह है सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितना केजी अनाज आ सकता है। देखो तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 3000 जो सेंटीमीटर क्यूब है ये एक्चुअली में 1 केजी अनाज के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। सीधा सीधा आप इसको भाग कर दो 26 जो हमारे पास कितना है 2,64,000, इसको भाग कर देते हैं सीधे सीधे हम 3000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 88 केजी टोटल अनाज उसमें आएगा। उसके बाद में तीनों कंटेनर भर जाएंगे। सीधी सी बात है, जब इतने सेंटीमीटर क्यूब का मान 1 के बराबर है तो टोटल कितना केजी उसमें आ सकता है, हमने इससे डिवाइड कर दिया, यानी कि 88 केजी उस तीनों कंटेनर में आ सकता है। तो कितना केजी रह गया बताओ, टोटल 100 केजी उसके पास तो था ही,
100 केजी में से 88 चला गया तो 12 केजी और बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह गया हो मान लो जो आपको नहीं आ रहा हो तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बताने लायक क्वेश्चन थे उनको मैंने बता दिया है। जो इजी क्वेश्चन थे या मैंने पिछले शिफ्ट में जिस टाइप के करा रखा है बार बार, उनको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। सवाल यहां पर है कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि वह साधारण ब्याज के बजाय वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलेगा, ठीक है। आप बताओ कि अगर 10% के रेट से वो 2 साल पर साधारण ब्याज लेता है तो एसआई कितना मिल जाएगा। एसआई कितना होगा भाई मेरे, यहां पर 10% अगर 1 साल में लेते हैं रेट तो 2 साल में कितना मिलेगा, उसको 20% का एसआई मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और सीआई की अगर बात करें, अगर सीआई पर दिया होता तो आपको पता होगा 10% 2 साल में सीआई कितना देता है दोस्तों, 21%। सीआई का परसेंटेज वैल्यू आपको पता होगा। तो बताओ अगर एसआई के बदले वो सीआई पर लगाता तो उसको कितने का फायदा हो जाता, आप बोलते हैं कि 1% का फायदा होता। तो ये 1% किसका भाई, मूलधन का, यानी कि 1000 का। तो 1000 का 1% तो आपको पता है कि 1000 का 1% कितना बनेगा, 100 बनेगा, यानी कि उसको 100 रुपए का फायदा होता। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो जरूर से आप लाइक कर दो और शेयर कर दो और कमेंट करके ही जाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ध्यान रखना वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, और कमेंट भी करना वीडियो में बिना कमेंट किए। और कमेंट कहाँ, लाइव चैट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो नीचे कमेंट बॉक्स आता है ना बाद में वीडियो पब्लिश होने के बाद, वहां पर कमेंट करना, ठीक है। चलो ठीक है, अगले वीडियो में अब मिलेंगे। थैंक यू।